रूल नंबर 1, पैसा स्पीड से प्यार करता है और वेल्थ टाइम से। ये रूल दो हिस्सों में बटा हुआ है और दोनों ही हिस्सों को हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। पहला हिस्सा, पैसा स्पीड से प्यार करता है, यानी जब तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है और जब तुम उस पर कोई एक्शन लेते हो तो इस दौरान इसके बीच का जो गैप होता है वही तुम्हारी स्पीड है। जितनी कम ये स्पीड होगी उतनी ही जल्दी तुम्हारे पास पैसा आना शुरू होगा। दूसरा हिस्सा, वेल्थ टाइम से प्यार करती है। इसका मतलब है एक अच्छा डिसीजन लेना और उस पर लंबे टाइम तक टिके रहना जब तक कि वो ग्रो होती ना दिखाई दे। इसको दुनिया कंपाउंडिंग भी बोलती है और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कंपाउंडिंग कभी भी शुरुआत में ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगती। इनफैक्ट शुरू के 1-2 सालों में तो ऐसा लगता है कि कुछ ग्रोथ हो ही नहीं रही, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वही काम फिर तुम्हारा अपनी असली वैल्यू दिखाना शुरू कर देता है और धीरे धीरे फिर यही काम तुम्हें उस लेवल पर ले आता है जहाँ के सिर्फ सपने देख सकते थे तुम। यानी इस रूल को अगर मैं सिर्फ एक लाइन में समझाऊं तो ये कहता है कि तुम्हें स्पीड चाहिए कोई भी अपॉर्चुनिटी पकड़ने में और टाइम चाहिए उस अपॉर्चुनिटी को ग्रो होने देने में। रूल नंबर 2, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उसके पास उतना ज्यादा कंट्रोल। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, आप देखते होगे किसी भी डील में या किसी भी ऐसी बड़ी चीज में सबसे ज्यादा किसकी सुनी जाती है? यस, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, यानी जो पैसा देने वाला होता है वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस खुद बनाता है, लेकिन जो लेने वाला होता है वो सिर्फ उन कंडीशंस को फॉलो करता है। इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है कैपिटल और लेबर का फर्क, बट इसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। लेबर का मतलब है अपना टाइम बेचकर पैसे कमाना, जैसे किसी नौकरी में आने वाली एक फिक्स सैलरी, और कैपिटल का मतलब है पैसा या ओनरशिप लगाना और उसके बदले में बिजनेस प्रॉफिट का हिस्सा पाना। लेबर की इनकम बिल्कुल लीनियर होती है, यानी जितने घंटे वो काम करेगा उतना ही उसको पैसा मिलेगा। बट कैपिटल की इनकम एक्सपोनेंशियल होती है, क्योंकि एक बार जब किसी चीज की ओनरशिप तुम्हारे पास आ जाती है तो वो चीज फिर ग्रो होने पर तुम्हारा हिस्सा भी फिर अपने आप ही ग्रो होता है, चाहे तुम उस पर रेगुलरली टाइम दो या ना दो। इसी वजह से सबसे ज्यादा दौलत दुनिया में उन्हीं लोगों के पास है जो पहले कुछ खरीदते हैं, फिर उसमें पैसा लगाते हैं और देन उसे बड़ा बना देते हैं। यानी पैसों का ये दूसरा रूल ये कहता है कि अगर तुम सिर्फ सैलरी के भरोसे हो तो तुम्हारे पैसों की ग्रोथ फिर तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारा पैसा तब ग्रो होगा जब तुम सिर्फ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले भी बनोगे। रूल नंबर 3, लेवरेज हर चीज को मल्टीप्लाई करता है। सोचो तुमने एक घर खरीदा 50 लाख में, वो भी कैश देकर, और 3 साल बाद उसकी वैल्यू 10% से बढ़ गई, यानी अब उस घर की एक्चुअल वैल्यू 55 लाख रुपए हो गई। तो यहाँ तुमने अपने 50 लाख पर 10% कमाया। ठीक है, बहुत अच्छा है। बट इस सीन को दोबारा सोचो, तुमने वही घर लिया, लेकिन इस बार तुमने 50 लाख रुपए नहीं दिए, तुमने दिए सिर्फ अपने 10 लाख रुपए और 40 लाख का बैंक से लोन ले लिया और वही 50 लाख का घर खरीद लिया। देन फिर अगले 3 साल बाद उसकी वैल्यू वही 10% से बढ़ गई और तुम्हें इस पर 5 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन अब ये 5 लाख का प्रॉफिट तुम्हें 50 लाख पर नहीं, सिर्फ तुम्हारे 10 लाख पर हुआ है। यानी तुमने अपने सिर्फ 10 लाख रुपए लगाकर पूरे 50 लाख के एसेट को कंट्रोल कर लिया। इसी को लेवरेज कहते हैं, बोरोड मनी का यूज करके अपने छोटे से कैपिटल से भी बड़े बड़े एसेट्स कंट्रोल करना। बहुत से लोग ये कॉन्सेप्ट सुनते ही एकदम डर जाते हैं, क्योंकि कर्जा या लोन ये सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम रिस्क आ जाता है। लेकिन लेवरेज खुद में कभी भी एक बुरी चीज नहीं होती, उसे बुरा या अच्छा तुम उसे यूज करके बनाते हो। लेकिन दोस्तों, हर चीज की एक कीमत होती है और लेवरेज भी तुमसे एक कीमत मांगता है, जो कि है गारंटी। मतलब मान लो तुमने बैंक से लोन लिया और एक घर खरीद लिया, तो अब बैंक को ये गारंटी चाहिए कि अगर तुम उनका पैसा वापस नहीं कर पाए तो बैंक तुम्हारे साथ क्या करेगा। इसलिए घर को गारंटी के तौर पर रखा जाता है। सिंपल वर्ड्स में, बैंक तुम्हें जब पैसा देता है तो बदले में वो कुछ ना कुछ गारंटी लेता है, और वो गारंटी तुम्हारा कोई एसेट भी हो सकता है। दुनिया में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, चाहे वो रियल एस्टेट हो, कोई बड़ी कंपनी हो या फिर प्राइवेट एंटिटी ही क्यों ना हो, आज सिर्फ इसीलिए खड़ी है क्योंकि लेवरेज जैसी चीज एग्जिस्ट करती है। क्योंकि कम टाइम में जल्दी ग्रोथ पाने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता लोगों के पास। लेकिन प्रॉफिट यहाँ पर तभी होता है जब तुम्हारा आइडिया मजबूत हो। अगर आइडिया कमजोर निकला तो ये तुम्हारा उतनी ही स्पीड से नुकसान भी करा सकता है। रूल नंबर 4, रिस्क और रिवॉर्ड कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा तुम रिस्क लोगे उतना ही अच्छा तुम्हें उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन फाइनेंस में रिस्क और रिवॉर्ड उतना सिंपल नहीं लगता जितना सोचते हो आप। इस चीज को समझने के लिए पावर लॉ को समझो। इसका मतलब है कभी कभी सिर्फ कुछ ही इन्वेस्टमेंट्स बाकी सारी इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे रिजल्ट्स दे जाती हैं। लाइक मान लो तुमने 5 अलग अलग जगहों पर 10-10 हजार रुपए लगाए, जहाँ 2 इन्वेस्टमेंट्स में तुम्हारे 20 हजार रुपए डूब गए। तीसरी इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट तो हुआ बट उतना ज्यादा खास नहीं हुआ, लेकिन चौथी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट पूरे 10 गुना बढ़ गया, यानी 10,000 से पूरे 1 लाख रुपए हो गए। और पांचवी में ये इन्वेस्टमेंट पूरे 20 गुना तक चली गई, यानी 10,000 से पूरे 2 लाख का प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, तुम्हारी कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो फेल हो गई, लेकिन सिर्फ 1-2 इन्वेस्टमेंट के मैसिव रिटर्न ने उन सारी इन्वेस्टमेंट के लॉसेस को पीछे छोड़ दिया। यही पावर लॉ है। हर तरह की इन्वेस्टमेंट तुम्हें बराबर रिजल्ट्स नहीं देती। कुछ इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं तो कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार। इसीलिए इस बात पर आंख बंद करके भरोसा करने की बजाय कि बड़ा रिस्क लोगे तो रिटर्न भी बड़ा ही मिलेगा,
पैसे का असली गेम समझो, और असली गेम यह है कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढो जहां अगर तुम गलत हुए तो नुकसान एकदम लिमिटेड रहे, लेकिन अगर तुम सही हुए तो फायदा उस नुकसान से कई गुना ज्यादा हो। क्योंकि अगर तुम कहीं कुछ गलत होने पर 10,000 लॉस कर सकते हो, लेकिन सही होने पर 1 लाख या 2 लाख भी कमा सकते हो। तो यहाँ तुम्हारा अपसाइड तुम्हारे डाउन साइड से ज्यादा बड़ा है, और इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल नंबर 5, कभी भी अपनी पूरी जमा पूंजी दांव पर मत लगाओ। एक चीज तुम अभी समझ लो, चाहे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे उसमें कितना ही प्रॉफिट क्यों ना दिख रहा हो, वो तुम्हारी पूरी जिंदगी की बचत के लायक नहीं है। फाइनेंस में इसे रिस्क ऑफ रूइन कहते हैं, यानी तुम्हारा कोई ऐसा नुकसान जिसके बाद तुम्हारे पास दोबारा खड़े होने के लिए कुछ बचता ही नहीं। यानी मान लो तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए और तुमने पूरे 10 लाख रुपए सिर्फ एक ही जगह पर लगा दिए। अब अगर तुम्हारी ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ 20% गिरती है तो तुम्हारे पास बचेंगे फिर 8 लाख रुपए। यानी नुकसान तो हुआ, बट तुम्हारे पास इतना पैसा बच गया कि तुम उससे दोबारा रिकवरी कर सकते हो। लेकिन अगर तुमने कहीं ऐसा रिस्क उठा लिया जिसमें तुम्हारे पूरे 10 लाख रुपए डूब गए, तो अब प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं होगी कि तुमने अपना पैसा लूज कर दिया, इससे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि अब तुम्हारे पास दोबारा पैसा कमाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टिंग का एक सिंपल रूल है, हमेशा अपने रिस्क को अपने कंट्रोल में रखो, अनटिल एंड अनलेस तुम्हारे पास लगाने के लिए अंधा पैसा ना हो। चाहे कोई भी डील कितनी भी अच्छी लगे, पूरी जमा पूंजी लगाने से उसमें बचो, क्योंकि तुम्हारी सेविंग्स तुम्हारे लिए सिर्फ पैसा ही नहीं होती, तुम्हारा एक इंजन भी होती है जो एक बार रुक जाने पर तुम्हें फिर से चलाने का काम करती है। और फाइनली रूल नंबर 6, हर बार डाइवर्सिफिकेशन के पीछे मत भागो। तुमने कई फाइनेंस वीडियोस में देखा होगा कि अपना पैसा अलग अलग जगह पर लगाओ, कभी भी किसी एक चीज के पीछे मत भागो। और जनरली ये एडवाइस सही भी है, लेकिन आप एक बात समझो, इसकी जरूरत हमें तब ज्यादा होती है जब हमें ये खुद नहीं पता होता कि हम पैसा लगा कहाँ पे रहे। मतलब मान लो तुम्हारे पास में पैसा है, लेकिन तुम्हें बिजनेस, इन्वेस्टिंग, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों की नॉलेज ही नहीं है, तो नेचुरली तुम अपना पैसा बढ़ाने के लिए इन अलग अलग चीजों में थोड़ा थोड़ा रखोगे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किस जगह प्रॉफिट बन जाए और किस जगह तुम्हारा लॉस हो जाए। लेकिन समझो तुम्हें रियल एस्टेट का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तुम्हें पता होता है कि कैसे प्रॉपर्टी चेक करनी होती है, लोकेशन कैसे जज करनी होती है, प्राइस नेगोशिएशन कैसे करना पड़ता है, और कहाँ पर रिस्क ज्यादा हो सकता है। तो अब तुम्हारे पास किसी रैंडम इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में अपनी इस नॉलेज की वजह से एक एडवांटेज है। बस यहाँ पर हमें सिर्फ ये 2 सवाल अपने आप से पूछने होते हैं। पहला, क्या मुझे इस चीज का रिस्क समझ आता है? दूसरा, मैं इस चीज को किस लेवल तक कंट्रोल कर सकता हूँ? दोनों का जवाब अगर हाँ है तो सिर्फ वहीं पैसा लगाना तुम्हारे लिए सही है। लेकिन ना तुम्हें कोई रिस्क समझ आता है, ना तुम्हारे पास किसी चीज का ज्यादा कंट्रोल है, और ना ही ज्यादा तुमको उस चीज की नॉलेज है, तो अब ऐसे में फिर अलग अलग जगह पर पैसे लगाना ये ज्यादा सेंसिबल होता है। इस आइडिया को इन्वेस्टिंग की दुनिया में सर्कल ऑफ कॉम्पिडेंस कहा जाता है। यानी जिस गेम को तुम अच्छे से समझते हो उसमें तो तुम पूरी तरह से घुस जाओ, बट जिस गेम को तुम नहीं समझते, उसके रूल्स नहीं जानते, उस पर अंधा पैसा लगाने से बचाओ खुद को। क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन का भी असली पर्पस हर जगह पैसा फैलाना नहीं होता, उसका पर्पस ये होता है कि जब तुम्हें पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो तुम्हारी किसी एक गलती से तुम्हारी पूरी वेल्थ खराब ना हो जाए। तो ये थे मनी के वो 6 रूल्स जो हर किसी को पता होने चाहिए अगर उसे वेल्थ बिल्ड करनी है। तो आपको थोड़ा अजीब लगा होगा मैंने इस वीडियो में कोई इंट्रो क्यों नहीं रखा, लेकिन मैं इस वीडियो को लेकर आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने इंट्रो स्किप किया और सीधा पॉइंट्स पर आ गया। अब अगली बार जब भी कोई इन्वेस्टमेंट या अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने आए तो बस खुद से ये 5 सवाल पूछ लेना। पहला, क्या ये चीज टाइम के साथ बढ़ेगी? दूसरा, इसका ज्यादा कंट्रोल किसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में या किसी और के? तीसरा, अगर तुम इस चीज में फेल हो गए तो कितना पैसा तुम बचा पाओगे उससे? चौथा, क्या इस चीज में फायदा नुकसान से ज्यादा बड़ा हो सकता है? और पांचवा, क्या तुम्हें इसके रिस्क और कमियां सही से समझ आती हैं? अगर इन पांचों का जवाब तुम्हारे पास है तो किसी भी तरह का डिसीजन तुम्हारे लिए लेना फिर बहुत आसान हो जाएगा। इस वीडियो ने अगर आपको पैसों को देखने का एक थोड़ा सा अलग नजरिया भी दिया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो डेफिनेटली मेरी ये दूसरी वीडियो तो और भी ज्यादा पसंद आएगी। एंड स्क्रीन पर लगा दी है, इसको भी जरूर चेकआउट करना। जय हिंद।